नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये वीडियो जो कि एनसीईआरटी के क्लास 6 को लेकर के है, जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट थीम को, जो चैप्टर निकल के आएगा 5 और जिसमें मैं बात कर रहा था पदार्थ का पृथक्करण, यानी कि जो पदार्थ का जो पृथक्करण होता है, जो पदार्थ को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करते हैं, तो ये पृथक्करण होता है, यानी कि चुनना, अलग करना। ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसमें जो इस चैप्टर के जो अंतर्गत जो मेन पॉइंट आएंगे, सिर्फ उसी को हम देखेंगे, ताकि हमें जो जनरल कंपटीशन और सिविल सर्विस और टीईटी, सीटीईटी इस तरीके के एग्जामिनेशन में हमें मदद मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं पूरे चैप्टर का सारांश को समझाऊंगा और सारांश को बताऊंगा। पहले देखते हैं इस चैप्टर से मेन पॉइंट क्या निकल के आएगा। और बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस जो एनसीईआरटी का सीरीज है, जो कि 6 to 10 का एक सीरीज मैं शुरू किया हूँ, जिसमें आपको साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट के आपको टोटल के टोटल आपको मिल जाएंगे वीडियो, जिसमें कि देखने को अच्छे तरीके से इस तरीके के पॉइंट को मैं बताया हूँ, जिसमें कि थ्रोली आपको मैं बताता हूँ। देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइटेड किया है कि फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं, जैसे कि मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मथना किया जाता है, जैसे आप फिगर इतना में देख रहे होंगे, जैसा हमने अध्याय 3 में भी सीखा था पृथक को अलग करने के लिए। जैसे रेशों से बीज को पृथक करने के लिए कपास को ओटते थे, यानी कि ओटना जिसको बोलते थे, इसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। और इसको देख सकते हैं, कदाचित अपने नमकीन दलिया तथा अथवा जो पोहा खाया होगा, यदि आपने यह पाया होगा कि जिसमें मिर्च है तो यह खाने से पहले उसकी सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लिया होगा। ये कहा जाता है वो पृथक्करण करना है। जब आप खाने में से मिर्च को हटा देते हैं तो ये पृथक करने के अंतर्गत आता है। ये पृथक करने की प्रक्रिया को समझाने कहा गया है। यहाँ देख सकते हैं, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं और आप इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया। तो अब देख सकते हैं, ये जो पृथक करना, एक दूसरे वस्तु को, एक दूसरे पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे कहा जाता है पृथक्करण। ये देख सकते हैं आपके सामने में कुछ फिगर शो हो रहेंगे, जिस तरीके से दूध में से मक्खन को पृथक करते हैं, यानी कि अलग करते हैं, किस प्रक्रिया से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, यहाँ से देख सकते हैं पृथक्करण की विधियां, जो पृथक्करण की जो विधि है, जो मेथड ऑफ जो पृथक्करण है, क्या कहलाता है। तो ये देख सकते हैं, पहला जो निकल के आता है हस्तचयन, देख सकते हैं आपके सामने में हस्तचयन। उसके बाद देख सकते हैं हस्तचयन किसे कहते हैं, तो हस्तचयन की विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों के कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसा को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियां की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट निकल के आएगा, जो नेक्स्ट विधि है पृथक्करण का, जो कहलाता है थ्रेशरिंग। देख सकते हैं यहाँ पर थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग क्या होता है, थ्रेशरिंग के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे। ये देख सकते हैं, थ्रेशरिंग के बारे में यहाँ समझते हैं कि सूखे पौधे की डंडियों के अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशरिंग कहते हैं। किसे, तो सूखे पौधे के डंडियों के अन्न कणों के, मतलब अन्न, जो अन्न है उसमें जो दाना है उसको अथवा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रम है, उसे क्या कहते हैं, पृथक्करण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं, थ्रेशरिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को, देख सकते हैं, डंडियों को पीटकर अन्न कणों को, यानी कि अनाज को पृथक किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, थ्रेशरिंग कहलाता है। थ्रेशरिंग आप देखे होंगे, ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाता है, थ्रेशर के माध्यम से किया जाता है, मशीन भी आ गई है थ्रेशरिंग करने की। और हम लोग जो हाथ से भी करते हैं, जैसे धान को किसी ठोस वस्तु पे, पत्थर पे या फिर किसी लकड़ी के बने वस्तु पे, उस पर पीट करके चावल को, धान को निकाल लेते हैं। तो ये चीज थ्रेशरिंग के अंतर्गत आता है। इसमें देखेंगे
कि उसके बाद पॉइंट निकल के आता है निष्पावन। देख सकते हैं आपके सामने में है निष्पावन। निष्पावन किसे कहते हैं? निष्पावन तो हम समझेंगे यहाँ से समझेंगे निष्पावन किसे कहते हैं। तो निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण को भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यानी कि निष्पावन किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को, जो भारी वस्तु है उसको, और हल्के वस्तु को पवन के द्वारा, यानी कि जो देख सकते हैं पवन के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा हम अलग करते हैं, जिसको कहते हैं निष्पावन। आपको फिगर में शो हो रहे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कहलाता है निष्पावन, यहाँ लिखा भी है निष्पावन। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है इसी चैप्टर से, चालन। देख सकते हैं ये निकल के आता है चालन। इस चालन किसे कहते हैं? तो चालन आप देखे होंगे कि जब किसी भी पदार्थ को एक जो मोटे होते दाने, यानी कि मोटे दाने वाले और महीन दाने वाले, इस दोनों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो चालन कहलाता है। निश्चित तौर पे आप घर में देखे होंगे कि चालन, आटा को चालने की प्रक्रिया देखे होंगे, आप उसी को समझ सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि चालन उसी को कहा जाता है। यहाँ देख सकते हैं चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो, अमापों यानी उसके माप में, उसके कणों के माप में अंतर हो, को पृथक करने की प्रक्रिया को चालन कहलाता है। यानी कि चाल करके उसको अलग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे चालन द्वारा कंकड़ और पत्थर पृथक किया जा रहा है यहाँ से। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसी चैप्टर से निकल के आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों नीची तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब अवसादन के बारे में यहाँ समझेंगे कि अवसादन किसे कहते हैं। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। इसको कहते हैं तो जब हम किसी मिश्रण में पानी को मिला देते हैं और जब वह पानी में मिलने के बाद वह क्या होता है, तो जब भारी कण होता है, भारी अवयव होता है, भारी पदार्थ होता है, वह तली में बैठ जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर तैरने लगता है, तो ये कहलाता है अवसादन। अब देख सकते हैं आगे है इसी में निस्तारण के बारे में समझेंगे यहाँ पे कि निस्तारण किसे कहते हैं। कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उधेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। किसे कहते हैं? अवसादित मिश्रण, यानी कि जब हम इस मिश्रण के साथ, जब किसी मिश्रण के साथ अवसादन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, उसके बाद निस्तारण किया जा सकता है। कि जब अवसादित मिश्रण यानी कि अवसादन करने के बाद जो मिश्रण बचता है, जल और मिट्टी में कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि मिट्टी और गेहूं के दाने, और उसके बाद देख सकते हैं उसमें कुछ भूसा, इस तरह के मिश्रण है, तो उसको आप अवसादन और निस्तारण के सहित आप उसको अलग कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके तहत समझ गए होंगे आप। यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से फिगर में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी में से निकल के आता है यहाँ से कि निस्यंदन किसे कहते हैं, यानी कि फिल्टर करना, यानी इंग्लिश में उसको फिल्टर कहते हैं और हिंदी में निस्यंदन कहते हैं। इस अगर परीक्षा में निस्यंदन पूछा जाए तो आपको थोड़ी सी अचंभित होंगे। यहाँ से आप समझ सकते हैं निस्यंदन किसे कहते हैं, यानी कि फिल्टर करना। यहाँ देख सकते हैं अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए और एक चाय को सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है। इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। कि जब हम किसी पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में मिले कुछ अशुद्धि पदार्थ को जब हम छानते हैं किसी छन्ने से, तो ये कहलाता है निस्यंदन, यानी कि फिल्टर करना, छानना कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसी चैप्टर से निकल के आता है वो देखेंगे यहाँ से, निस्यंदन विधि का उपयोग घरों के पनीर बनाने में भी किया जाता है। देख सकते समझ सकते हैं इस पॉइंट को कि निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। पनीर बनाते हैं तब निस्यंदन का प्रयोग किया जाता है। निस्यंदन का प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसी चैप्टर में से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब किसी जल को यानी कि जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किसे कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। वाष्पन किसे कहते हैं? तो जब किसी जल को क्या किया जाता है? वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को जल कहा जाता है। जहाँ जल पर
देख सकते हैं जहां पर जल होता है वहां वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसी चैप्टर से निकल के आता है कि पृथक्करण की एक से अधिक विधियां का उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो एक से अधिक विधियां का उपयोग इस तरीके से किया जा सकता है जब हम किसी पानी को या द्रवित पदार्थ को गर्म करते हैं फिर उसका जो है कि ठंडा करके उसको उसी अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तो ये कहलाता है आपका एक से अधिक प्रक्रिया का उपयोग करके आपने क्या किया। तो उसको जो है कि एक से अधिक पृथक्करण की जो एक से अधिक विधियों का जब हम उपयोग करते हैं तो उस प्रक्रिया को भी देखा जा सकता है निश्चित रूप से। यहाँ देख सकते हैं, आप समझेंगे यहाँ पे संघनन के बारे में। यहाँ संघनन किसे कहते हैं, तो संघनन होता है कि जल वाष्प को उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं, तो जब किसी वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मान के चलिए आप किसी द्रव को आप केटली में गर्म कर रहे हो और उसमें से जो उसके छेद है उसमें से निकलने पे पानी वाष्प निकल रहा है, उसको आप ठंडा कर रहे हो, किसी वाष्प को ठंडा करके फिर जल बना ले रहे हो। तो ये प्रक्रिया जो ये जल बना सो क्या हुआ, तो संघनन प्रक्रिया के उपरांत जो जल बना संघनित जल उसको बोला जा सकता है। उसके बाद देख सकते हैं इसी चैप्टर से जो निकल के आता है यहाँ पे कि जल में किसी भी पदार्थ को कितना भी घुला दो तो ये घुला रह जाएगा। ये प्रश्न निकल के आता है यहाँ पे कि क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, बिल्कुल नहीं घोल सकता है। यहाँ देख सकते हैं इसी से निकल के आता है संतृप्त विलयन की कंसेप्ट। जो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो समझेंगे यहाँ पे कि 1 चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर के तली में बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन और संतृप्त विलयन होगा। यह जो विलयन है ये क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन। यानी कि आप इसको सही भाषा में कह सकते हैं कि जब विलायक की जो कैपेसिटी है, विलायक की जो क्षमता है उसके विलय को घुलाने से अधिक हो जाता है, तो ये कहलाता है संतृप्त विलयन। जब किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये कहलाता है, किसी विलयन में विलय की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो ये कहलाता है संतृप्त विलयन। ये कहलाता है संतृप्त विलयन। किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं जब किसी भी विलयन में विलय की मात्रा अधिक हो जाती है तब वह क्या कहलाता है, विलायक का संतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से निकल के आता है, आगे देखेंगे हम कि इसमें से नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है यहाँ से कि यहाँ देख सकते हैं इस चैप्टर से मेन शब्द निकल के आते हैं, वर्ड निकल के आते हैं। एक है मंथन। देख सकते हैं मंथन के द्वारा जब हम दूध को मंथन करते हैं तो उससे क्या होता है, तो निकल के आता है, ये क्या कहते हैं, मक्खन निकल के आता है। उसके बाद देख सकते हैं संघनन, यानी कि संघनन के बारे में बता दिया कि जब वाष्प को ठंडा करते हैं तो संघनन होता है। निस्तारण भी समझ लिया आपने। यहाँ से देख सकते हैं वाष्पन है, निस्यंदन यानी फिल्टर करना, हस्तचयन आपने समझ लिया, संतृप्त विलयन भी समझ लिए, अवसादन भी समझ लिए, चालन भी समझ लिए। देख सकते हैं उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कि विलयन किसे कहते हैं, जब किसी भी पदार्थ में एक से अधिक पदार्थ को मिलाना ही विलयन कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद थ्रेसिंग भी समझ लिए और निष्पावन भी समझ लिए हम लोग। यहाँ देख सकते हैं उसके बाद कुछ सारांश निकल के आता है यहाँ से कि हस्तचयन, पहला पॉइंट जो निकल गया था इसी चैप्टर से, मेन थिंग कि हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण के कुछ विधियां हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि पृथक्करण के जो विधि है क्या क्या है, तो हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन जो है कि मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की विधियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसी से, यहाँ देख सकते हैं कि अनाज से भूसा और पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। अनाज से भूसा और पत्थर को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि भूसा
अनाज से भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है इसी में से कि किसी मिश्रण के कणों को अमापों में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। ये कह रहा है कि किसी मिश्रण के कणों के अमापों में जब अंतर है तब उसे आप चालन और निस्यंदन प्रक्रियाओं से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण विधि के द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। यह कह रहा है रेत और जल के मिश्रण को अलग करने की जो प्रक्रिया है निस्तारण विधि से आप इसे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों के निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किससे? तो जल द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को जो उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं और वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं वाष्पन की विधि का उपयोग जो है कि द्रव में घुले ठोस को पृथक करने की प्रक्रिया से किया जा सकता है, जैसे कि समुद्री जल से नमक निकालना। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा था इसी चैप्टर से कि जिस विलय में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होगा। यहाँ देख सकते हैं संतृप्त विलयन की स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। उस पदार्थ का जो संतृप्त विलयन होता है वह विलयन। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आ रहा था यहाँ पे कि किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट और जो कि लास्ट है, जल विलय पदार्थों के विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल क्या है? तो विलय पदार्थों के विभिन्न मात्राएं घोलता है। ये पॉइंट था लास्ट पॉइंट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊंगा जो कि नेक्स्ट चैप्टर का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।